नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एचजी पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरे ट्यूब के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एनोड स्टेम इज मेड अप ऑफ इन रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब। रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब के अंदर एनोड स्टेम काय का बना हुआ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टंगस्टन, सेकंड आयरन, निकल या मोलिब्डेनियम। तो पहले हम बात करते हैं एनोड स्टेम होता क्या है। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर जो एनोड स्टेम होता है उसका काम क्या होता है, वो रोटर और एनोड डिस्क को जोड़ने का काम करता है। एनोड स्टेम जो है वो हीट को ट्रांसफ़र होने से बचाता है कि रोटर के पास हीट ना जाए। जब हम इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाते हैं एनोड डिस्क के साथ, तब एनोड डिस्क में से काफ़ी ज़्यादा हीट रेडिएट होती है, बाहर निकलती है। अगर वो हीट रोटर के पास जाती है तो रोटर के अंदर जो बियरिंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे, उसके कारण रोटर ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उस हीट को रोकने के लिए एनोड स्टेम का यूज़ लिया जाता है, और एनोड स्टेम जो है वो मोलिब्डेनियम का बनाया जाता है। अब मोलिब्डेनियम का ही क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्योंकि मोलिब्डेनियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और पुअर हीट कंडक्टर होता है, मतलब हीट को जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होने देता। अब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी रोटर के पास तो रोटर जल्दी ख़राब नहीं होगा, इस कारण से मोलिब्डेनियम का एनोड स्टेम बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोलिब्डेनियम। मोलिब्डेनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1500 सेल्सियस, 2100 सेल्सियस, 2600 सेल्सियस या फिर 4000 सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है सी, 2600 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द फोकसिंग कप इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। जो फोकसिंग कप होता है वो किस मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है? टंगस्टन, निकल, कार्बन फाइबर या पायरेक्स ग्लास। फोकसिंग कप काय से बनता है? तो फोकसिंग कप क्या होता है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फोकसिंग कप जो होता है उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फोकस करना। किसकी तरफ? एनोड की तरफ, कि एनोड की तरफ फोकस कर सके जिससे एक्सरे ट्यूब खराब ना हो। फिलामेंट को सराउंड करने का काम फोकसिंग कप का ही होता है। तो अब हम बात करते हैं फोकसिंग कप काय से बना हुआ होता है। तो फोकसिंग कप निकल से बना हुआ होता है, और ये नेगेटिव चार्ज रखते हैं इसको हम, जिससे ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सके और एनोड की तरफ फोकस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिटी विच ऑफ द फॉलोइंग फोकल स्पॉट शुड बी चूजन। जब हम एक्सट्रीमिटी मतलब हैंड्स की, लेग्स की, इनकी जब हम एक्सरे करते हैं तो फोकल स्पॉट साइज़ कितनी होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए या फिर कुछ भी रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्मॉल। एक्सट्रीमिटी की जब भी हम एक्सरे एग्जामिनेशन करते हैं तो फोकल स्पॉट साइज स्मॉल रखी जाती है, और अगर हमको थिकर पार्ट की एग्जामिनेशन करनी है तो फोकल स्पॉट साइज लार्ज रखी जाती है। तो एक्सट्रीमिटीज़ के लिए स्मॉल फोकल स्पॉट साइज का यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन रिड्यूस्ड एक्सरे इंटेंसिटी ऑन द एनोड साइड। इनमें से किसके कारण एनोड की साइड एक्सरे की इंटेंसिटी कम होती है, उस इफेक्ट का नाम बताना है। तो हील इफेक्ट, स्पेस चार्ज इफेक्ट, थर्मोनिक एमिशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जल्दी से दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहा करो, या फिर वीडियो को पॉज करके खुद आंसर सोचा करो कि इसका राइट आंसर कौन सा है। ये सब चीज़ें हमने हमारे वीडियोज़ में करवा रखी है। ये देखो, ये एक्सरे जो इंटेंसिटी है वो किसके कारण होता है? हील इफेक्ट के कारण। जो हील इफेक्ट होता है उसके कारण एनोड की साइड इंटेंसिटी कम होती है और कैथोड की साइड ज़्यादा होती है। तो ये रहा हील इफेक्ट, इसमें कैथोड की साइड तो इंटेंसिटी ज़्यादा है और एनोड की साइड इंटेंसिटी कम है। हील इफेक्ट के कारण हम जो थिकर पार्ट होता है उसको कैथोड की साइड रखते हैं और एनोड की साइड थिनर पार्ट को रखते हैं बॉडी के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिलेशनशिप ऑफ द एक्चुअल एंड इफेक्टिव फोकल स्पोर्ट साइज इज कॉल्ड हैज। जो रिलेशन होता है एक्चुअल और इफेक्टिव फोकल स्पोर्ट साइज का, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोनिक एमिशन, आइसोट्रॉपिक एमिशन, स्पेस चार्ज या फिर लाइन फोकस प्रिंसिपल। जल्दी से राइट आंसर दीजिए।
जो एक्चुअल फोकल साइज होती है वो लार्ज होती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है। एनोड के एंगल की वजह से जो ये इफेक्टिव एरिया निकलता है, मतलब जो एक्सरे निकलती है वो कम एरिया में निकलती है, तो उसे इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज कहते हैं या इफेक्टिव फोकल एरिया भी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम लाइन फोकस प्रिंसिपल कहते हैं। क्या राइट आंसर होगा इसका? लाइन फोकस प्रिंसिपल। ये सब हमारे वीडियोस में हमने करवा रखा है, रोटेटिंग एक्सरे एनोड ट्यूब, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, ये सब चीज़ें हमने उस वीडियो में करवा रखी है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे बीम इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पेनिट्रेशन पावर होती है एक्सरे बीम की वो कौन डिटरमाइन करता है? एमए करता है, एमएएस करता है, केवीपी करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से राइट आंसर दो। जितना ज़्यादा हम केवीपी बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा ही क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर बढ़ती है। तो केवीपी बढ़ाने की वजह से पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बताना है। 3380, 2400, 1400 या फिर 4400 सेल्सियस। तो जल्दी से राइट आंसर दो, ये तो काफ़ी बार आता है क्वेश्चन और इजी भी काफ़ी है। टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 74, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। जो एनोड होता है वो टंगस्टन का ही बनाया जाता है, इससे इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए। इन मैमोग्राफी टारगेट इज़ मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मैमोग्राफी की ट्यूब होती है उसमें टारगेट किस चीज़ का बनाया जाता है? मॉलिब्डेनियम का, टंगस्टन का, रोडियम का, या फिर ए एंड सी? जल्दी से राइट आंसर दो इसका। इसका राइट आंसर है ए एंड सी। जो मैमोग्राफी है उसके अंदर टारगेट जो है मॉलिब्डेनियम और रोडियम का ही क्यों बनाते हैं, टंगस्टन का क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसकी एनर्जी रेंज जो होती है वो 12 keV होती है। एल शेल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की जो एनर्जी रेंज है वो 12 keV होती है, और मैमोग्राफी में जो यूज़फुल रेंज होती है वो होती है 17 to 24 keV। वो जो एनर्जी रेंज है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की वो रोडियम और मॉलिब्डेनियम ही प्रोवाइड कर पाते हैं, टंगस्टन प्रोवाइड नहीं कर पाता। इस कारण से मैमोग्राफी के अंदर रोडियम और मॉलिब्डेनियम का टारगेट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे कैन बी इंक्रीज्ड बाय। कि पेनिट्रेशन पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं एक्सरे की? तो पेनिट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दो। किसके बीच का? कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो पेनिट्रेशन पावर अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है सेकंड। द डिवाइस इज लोकेटेड आउटसाइड द ग्लास एनवेलप। कौन सा डिवाइस है जो आउटसाइड द ग्लास एनवेलप लोकेटेड रहता है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर? रोटर, स्टेटर, एनोड या एनोड स्टेम? जल्दी से राइट आंसर दो इसका। तो ये है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का डायग्राम। इसके अंदर जो स्टेटर होता है वो ग्लास एनवेलप के बाहर की तरफ होता है। स्टेटर का काम क्या होता है? जब हम इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वही मैग्नेटिक फील्ड रोटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के कारण जो रोटर होता है वो रोटेट करता है, और रोटर के रोटेट करने की वजह से एनोड डिस्क भी रोटेट करती है। तो स्टेटर क्या होता है? ये ग्लास एनवेलप के बाहर की साइड लगता है। तो इसका राइट आंसर है स्टेटर। द फंक्शन ऑफ द रोटर एंड द स्टेटर असेंबली टू। फंक्शन क्या होता है रोटर और स्टेटर असेंबली का? अभी अभी बताया था कि रोटर और स्टेटर क्या करता है? रोटेट करवाता है किसको? एनोड को। एनोड को रोटेट करवाने का काम होता है। क्रिएट अ वैक्यूम, इंसुलेटेड द एनोड, रोटेट द एनोड। तो ये देखो एकदम सही आंसर है इसका, सी एकदम राइट आंसर है। एनोड को रोटेट करवाने का काम किसका होता है? रोटर और स्टेटर का होता है। एनोड इज मेड अप ऑफ रोटेटिंग ट्यूब। रोटेटिंग ट्यूब में जो एनोड होता है वो काई का बना हुआ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टंगस्टन, रेनियम, कॉपर या बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होता है उसमें एनोड रेनियम और टंगस्टन दोनों से मिलकर बनाते हैं। इसमें 90% तो टंगस्टन होता है और 10% रेनियम को रखा जाता है। रेनियम क्यों रखते हैं? रेनियम क्या करता है? रेनियम क्या करता है? ग्रेजिंग इफेक्ट को कम करता है। अब ग्रेजिंग इफेक्ट क्या होता है? जब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं एनोड से तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं,
ग्रेजिंग एंड पिटिंग कंडीशन आती है। ग्रेजिंग एंड पिटिंग मतलब पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो पोर्स की वजह से क्या होता है, जो एक्सरे का आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो रीनियम का काम क्या होता है, उस ग्रेजिंग इफेक्ट को कम करने का काम होता है रीनियम का, इसलिए 10% रीनियम का यूज़ लेते हैं हम एनोड बनाते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द एनोड ऑफ एक्सरे ट्यूब वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ द रिजल्टिंग एक्सरे वुड इंक्रीज। पेनिट्रेशन पावर, सेकंड ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, थर्ड ऑप्शन है वेवलेंथ, फोर्थ ऑप्शन है इंटेंसिटी। जल्दी से राइट आंसर दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते हैं एनोड से एक्सरे ट्यूब में, तो कौन सा पैरामीटर है जो इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। और इंटेंसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम, ट्यूब करंट को बढ़ा के। एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि अगर हम क्या करें, वोल्टेज बढ़ा दें, ठीक है, तो इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा एक्सरे ट्यूब की। तो हमेशा याद रखना, वोल्टेज बढ़ाने से इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनचेंज रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम ट्यूब करंट को बढ़ा देते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी एक्सरे ट्यूब की। तो इसका राइट आंसर है इंटेंसिटी। एक्सरे रीजन लाइज बिटवीन, ये एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, बट ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और बेसिक क्वेश्चन है। तो जो एक्सरे रीजन है वो किस किस के बीच में लाई करती है, शॉर्ट रेडियो वेव एंड विजिबल रीजन के बीच में, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन के बीच में, या फिर गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रीजन के बीच में, और शॉर्ट रेडियो वेव एंड लॉन्ग रेडियो वेव के बीच में। जल्दी से राइट आंसर दो। जो एक्सरे होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 0.01 से 10 नैनोमीटर तक की इसकी वेवलेंथ होती है। अब ये किसके बीच में लाई करता है, तो इसका राइट आंसर है गामा रे और अल्ट्रावायलेट रीजन के बीच में। जो एक्सरे होता है वो गामा रे और अल्ट्रावायलेट रीजन के बीच में लाई करता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियोस जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।